डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। आइए, त्रिकोणमिति पढ़ लिए, मैट्रिक्स पढ़ लिए, रिवीजन होते रहना चाहिए। और हम लोग का आज का क्लास होगा डिटर्मिनेंट्स। बड़ी रिलैक्स होकर बैठ जाए और पढ़ते हैं। क्या डिटर्मिनेंट्स में प्रसरण करना सीख चुके हैं? यस सर। क्या प्रसरण करना सीख चुके हैं? 2x2 कोटि का प्रसरण करके डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। 3x3 कोटि का प्रसरण करके डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई लोचन है? बढ़िया बढ़िया। अब हम लोग कुछ इससे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ नियम कानून भी था, आपको याद होगा शायद। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स भी था, आपको पता होना चाहिए। हाँ, जैसे कि अगर हम 2a का डिटर्मिनेंट पूछे, आपको याद होना चाहिए। और a की कोटि है 3x3 कोटि। a की कोटि कितना है? मतलब a एक आव्यूह है जिसकी कोटि है 3x3 कोटि, और उसी a में 2 से गुना करके मॉड निकाला गया है। और तब कहेंगे ये क्या होगा, तो आप बता सकते हो। ये कॉन्सेप्ट था बहुत सुंदर वाला, आपको पता होना चाहिए। पता है क्या होता है सर? क्या होता है? इस 2 को बाहर निकाल लेंगे और 2 का पावर डालेंगे 3, और तब a का मॉड कर लेंगे। यही ना होती है? और तब ये हो जाएगा 8 मॉड a। ऐसा भी था, ऐसा भी हम लोग देखे थे। ये आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। अभी जब स्टार्टिंग है तो चीज़ें याद ही रहती है, इम्पोर्टेंट है। 1 महीना के बाद आपको सेम तरीक़ा से याद होना चाहिए। तो ये भी हम लोग देख चुके थे। तो कुल मिला करके ये कहेंगे ना, डिटर्मिनेंट्स में हम लोग प्रसरण करना सीख चुके हैं, सारणिक का मान ज्ञात करना सीख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक का गुणधर्म। सारणिक का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का कॉन्सेप्ट होगा सारणिकों का गुणधर्म। गुणधर्म को प्रॉपर्टी कहते हैं ना, प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्मों। तो सारणिकों का गुणधर्म आज पढ़ने वाले हैं। बहुत सुंदर से पढ़िएगा, सिर्फ सुनने वाला क्लास है, बार बार सुनने वाला क्लास है। समझ गए ना, बार बार सुनने वाला क्लास है, तो इसीलिए बड़ी रिलैक्स्ड होकर सुनेंगे। सारणिकों का गुणधर्म क्या है सो। तो शुरू करते हैं 1 नंबर से हम लोग। तो सबसे पहला गुणधर्म हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। हम लोग इसको लिखने वाला भी है, समझ गए ना, ये आप लिख भी सकते हो, समझ गए। चलिए हम लिखने से पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सारणिक को डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा से। सारणिक को डिनोट करते हैं मॉड से, डेल्टा से और डेट ए से। मतलब अगर आव्यूह ए है तो उस ए में मॉड लगा देंगे, फिर भी सारणिक हो गई। डेल्टा मतलब भी सारणिक हो गई, और डेट ए मतलब भी सारणिक हो गई। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले सारणिकों के गुणधर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। थोड़ा बात करते हैं, बस सुनते रहिएगा, थोड़ा मजा आ जाएगा आप लोग को। सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। अगर हम एक डेल्टा एक सारणिक लेते हैं, डेल्टा से हम डिनोट करेंगे, सारणिक लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सारणिक लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 0। क्या हम एक सारणिक लिए? सारणिक ले लिए, डेल्टा से डिनोट कर लिए हैं। अगर हम कहेंगे कि मुझे ये डेल्टा का मान चाहिए, मतलब इस सारणिक को प्रसरण करके बताओ, तो क्या बता दोगे? अगर हम आपको बोलेंगे इस सारणिक का प्रसरण करके बताओ, तो बता दोगे? किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करना होता है हमको। क्लियर है? तो आप इसका मान ज्ञात करो, बस आराम से रिलैक्स होकर, सिर्फ सस्पेंस बना के थोड़ा सुनिए। तो इसका मुझे सारणिक का मान चाहिए, है ना। तो किसी का अनुदिश प्रसरण कर लो, किसी का अनुदिश प्रसरण कर लीजिए। किसी अनुदिश प्रसरण करते हैं, ये R है, R2 है, R3 है, तो उसके अनुदिश प्रसरण करना ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें 0 होता है। क्लियर है? तो मुझे C3 का अनुदिश करो या R3 के, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा R3 के अनुदिश प्रसरण करने पर। थोड़ा भाषा मैनेज कर लीजिएगा, अनुदिश प्रसरण करने पर। अब हम प्रसरण कर लेते हैं R3 का अनुदिश, तो 8 याद है ना? ओके, हम अभी डिटेल्स कर रहे हैं, उसको शॉर्ट भी करेंगे। 8 चिन्ह बनाइए। चिन्ह आपको पता है इसका चिन्ह क्या होगा? सब
प्लस माइनस प्लस, याद है ना चिन्ह किसका होगा? चिन्ह के लिए आपको साइन पता होना चाहिए, है ना? सभी विद्यार्थी को चिन्ह पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चिन्ह किसका अवयव का कहाँ होगा ये पता होना चाहिए सबको। तो चलो पढ़ते, 8 है तो 8 वाले को ढकेंगे ना, तो कितना होगा? इसका माइनस हो जाएगा 2 4 5 7, और इसको तो हम 0 ही लिखेंगे ना, 0 ही लिखेंगे सबको। अगर हम इसको करेंगे तो बताओ तो कितना हो जाएगा? एक बार 8 ब्रैकेट 7 21 माइनस 24 माइनस 9 7 दूनी 14 माइनस 20 बराबर एक के बार बताएंगे तो 21 में 24 क्या? -3 माइनस 24 होगा क्या? और ये कितना होगा? 24 में से 20, 14 में से 20 गया तो -6, तो -9 और माइनस, और 9 छके प्लस 54 ना, तो मुझे ये मिलने वाली है 30। क्लियर है? मुझे 30 मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका सारणी का मान कितना निकला मुझे? 30। ठीक, बढ़िया। आइए हम एकदम पूरी तरह से चिल करते हैं, समझ में आ जाएगा। सारणी का मान मुझे 30 निकला। ठीक, किसी का अनुदिश प्रसारण करेंगे 30 निकल ही जाएगा। अब आप क्या करिए, इस सारणिक में थोड़ा सा छेड़छाड़ करें। अभी जो हम लोग गुणधर्म पढ़ेंगे, गुणधर्म क्या है? छेड़छाड़ करने का कॉन्सेप्ट है गुणधर्म। जैसे हम लोग आव्यूह पढ़े थे, तो आव्यूह का इन्वर्स निकालना सिखाया गया था, याद है ना? तो उसमें आव्यूह पे छेड़छाड़ करना होता था, तो छेड़छाड़ को ही संक्रिया बोलते थे। अरे छेड़छाड़ को ही संक्रिया बोलते थे। तो कितने प्रकार का संक्रिया हम इस्तेमाल कर सकते थे आव्यूह पे? 3 प्रकार का, है ना? यहाँ पे जितना गुणधर्म होगा उतना प्रकार से आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, समझ गया ना? मतलब ये कॉन्सेप्ट होगी किसी को तोड़ने का, नहीं समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये फिक्स है, सारणिकों के गुणधर्म आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक लॉन्ग टाइप का प्रश्न 5 नंबर का हर बार रहता है बोर्ड एग्जाम में, गुणधर्म से रिलेटेड, समझ गए? गुणधर्म से रिलेटेड रहता है। और अभी जो अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म के बाद, वही एक बढ़िया एक्सरसाइज होगा सारणिक में, बाकी सब ईजी ही होगा। तो सारणिक का गुणधर्म को बड़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही सारणी में पढ़ने लायक है। पूरे सारणिक चैप्टर में यही एक पढ़ने लायक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए सारणी के गुणधर्म को पढ़ते आराम से रिलैक्स। तो इस सारणी का मान कितना निकला? 30। अपना मन से एक सारणिक लिए थे। अब क्या करिए, इस सारणिक में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए। मतलब इसके पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। कुल मिलाकर के परिवर्त करना जानते हैं, ट्रांसपोज, है ना? तो अब ना ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा है ना, इसको डेल्टा डैश कर लेते हैं। डैश का मतलब समझ रहे हैं? परिवर्त, पंक्ति को स्तंभ बना देना, स्तंभ को पंक्ति बना देना। कोई दिक्कत? तो कर लेते हैं। 2 3 4 पहला पंक्ति है, 2 3 4 स्तंभ हो गए। ये 5 6 7 दूसरा पंक्ति था तो दूसरा स्तंभ हो गया। 8 9 0 तीसरा पंक्ति था तो तीसरा स्तंभ होगा। क्लियर है? अब आप इसका सारणिक का मान ज्ञात कर लें। इसका सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद सारणिक बदल गई। अब इसका मान ज्ञात करें। किसी का अनुदिश प्रसारण कर लेंगे, R3 का अनुदिश प्रसारण कर लेंगे। हम डॉट डॉट कर देगा R3 लिख करके डॉट डॉट कर दे। R3 के अनुदिश प्रसारण करने पर डॉट 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 कर देते हैं। अब शुरू हो जाएंगे डेल्टा का मान ज्ञात करने के लिए, डेल्टा डैश का मान ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले लेते हैं 4। अब एक ही बार हम करेंगे ऐसे, 9 पंचे 45 माइनस 48। समझ रहे हैं कि नहीं? ये डिजाइन बनाने से बच जाएंगे ना। ये -7 है, ढकिए। 9 दूनी 18 माइनस 24, और ये 0 हो जाएगी। तो डेल्टा डैश का मान अगर आप जोड़ घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको पता है? ये 30 ही निकलेगा। अगर आप इसको जोड़ घटाव करेंगे तो आपको 30 ही निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंस ये है, यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने लायक है। ये पहला गुणधर्म हुआ। अगर मतलब अलग संख्या निकला तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। यही तो गुणधर्म है ना, यही तो चेक कर रहा है, कैसे निकल जाएगा अलग गुणधर्म। सुनिए, किसी सारणिक के पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल देने से सारणी का मान वही रहता है।
सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ये गुणधर्म है। अगर किसी सारणिक के पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब कुल मिलाकर के बोलोगे अगर किसी सारणी का परिवर्त कर दिया जाए, है ना, तो पहले वाले सारणी का बाद वाले सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये गुणधर्म है, ये एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। समझ गए? पहला गुणधर्म सुनिए, लिखना भी पड़ेगा लेकिन आप लिखोगे वहाँ पढ़ी, समझिए ना सुन के। अगर किसी सारणिक के पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, पंक्ति को स्तंभ बना दिया, स्तंभ को पंक्ति बना, अर्थात परिवर्त कर दिया जाए, तो सारणिक का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब पहले वाला सारणिक और बाद वाला सारणिक के मान में कोई चेंजेस नहीं होता। देखिए कभी भी मैथ्स में परिभाषा थोड़े पूछता है भाई। मैथ्स में परिभाषा और हम लोग ये सब क्यों पढ़ते हैं? सवाल को समझने के लिए ना। तो थ्योरी है ये, कभी आपको हूबहू कॉपी में लिख करके फेयर करने की कोशिश मत करना। ज़्यादा बार सुनना और ज़्यादा बार सवाल में यूटिलाइज करना, क्योंकि ये फेयर, अरे भाई सेट भाषा क्यों लिखते हैं? ताकि मुझे हूबहू परीक्षा में लिखना है, तब ना सेट भाषा लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। ये पूछने वाला नहीं है। इसको आप तोड़ ताड़ करके टूटी फूटी भाषा में याद कर लो, अपने भाषा में। जितना ज़्यादा अपने भाषा में याद रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फार्मूला में अप्लाई करने में मदद मिलेगी। समझ रहे हैं ना? ज़्यादा मात्रा में सुने, ज़्यादा मात्रा में बोले, समझे? ज़्यादा मात्रा में बोले, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है ही नहीं, ये कहीं नहीं लिखना है, बस ये सुना हुआ चीज़ का इस्तेमाल करना है फार्मूला में। तो पहला गुणधर्म याद हो गई, क्या है गुणधर्म? अगर किसी सारणिक, एक मिनट यार, अगर किसी सारणिक के पंक्ति और स्तंभों को बदल दिया जाए, परिवर्त कर दिया जाए, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले वाला आंसर बाद वाला आंसर सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुल मिला करके हम सवाल बनाते समय जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगा हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करें कि सवाल में परिवर्तन ना हो। नियम होती है ना, गणित का एक नियम है ना, सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करें कि सवाल में कोई परिवर्तन ना हो। तो अगर आपको कोई सवाल दिया गया और आपको कहेंगे छेड़छाड़ कीजिए, तो छेड़छाड़ कैसा छेड़छाड़ करते हैं? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर 2 से गुना कर रहे हो तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा, तब ना परिवर्तन नहीं होगा। 2 जोड़ रहे हैं तो 2 घटाते भी, तब ना परिवर्तन नहीं होगा। और ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोज कर देने से भी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ट्रांसपोज कर दो बिंदास में। तो अगर कोई नियम है जिसके कारण, जिसको हम अप्लाई करने से सवाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बिंदास करे। ये कॉन्सेप्ट ना हो जाती है भाई, बिंदास करे, कोई दिक्कत आइए। तो गुणधर्म याद है, किसी सारणी का परिवर्त कर देने से पहले वाला सारणी बाद वाला सारणी के मान में कोई परिवर्तन, मतलब आप परिवर्त कर सकते हो। अब इसी पर हम गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जैसे अप्लाई होगा तब ज़्यादा मजा आएगा। आप लोगों को लगता होगा क्या हो रहा है, धैर्य बना कर रखे, कॉन्सेप्ट सिर्फ सवाल के समय ही मजा आ जाता है पर सब याद रखने में। तो ये पहला गुणधर्म है, याद होगा? ये पहला गुणधर्म याद हो गए। इसके बाद दूसरा गुणधर्म हम लोग देखेंगे आराम से। पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, देख लो कहाँ पकड़ रहे हैं। आइए देखते हैं एक दूसरा गुणधर्म को देखते हैं, सिंपल फंडा। वैसे ही आप एक डिटर्मिनेंट्स ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यही था क्या? यही था ना, यही था। एक काम कर लेते, यही था पिछले वाला प्रश्न में, यही था, इसीलिए लिए ताकि प्रसारण करने ना पड़े। क्या यही था ना? ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे डेल्टा का मान चाहिए, प्रसारण कर लेंगे। R1 के अनुदिश R3 ना, R3 के अनुदिश प्रसारण करने पर डेल्टा बराबर कितना निकलेगा? पता है सबको, थोड़ी देर पहले हम देख ही चुके थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ अब सुनो तो सही ना। अब आप क्या करिएगा, अभी आप थोड़ी देर पहले जो डेल्टा में छेड़छाड़ किए थे, परिवर्त किए थे, अब आप पे क्या करिएगा, कोई 2 पंक्ति को बदल लीजिए। कोई 2, अभी पूरे को नहीं बदले थे। यहाँ पे देखिए, ये मेरा R1 है, R2 है और R3 है, C1 C2 और C3 है। अब आप किसी 2 को परिवर्तित कर लीजिए, किसी 2 का परिवर्तन कर लीजिए। इसमें छेड़छाड़ किए थे ना, अब किसी 2 में परिवर्तन कीजिए। R1 को R3 से परिवर्तन कीजिए या R1 को R2 से, R2 को R3 से। परिवर्तन मतलब इंटरचेंज करना है, समझ रहे हैं ना? पहला पंक्ति को दूसरा पंक्ति बना दीजिए, दूसरा पंक्ति को पहला पंक्ति बना दीजिए, या पहला को तीसरा बना दीजिए, तीसरा को पहला बना दीजिए। समझ गए ना? कोई 2 पंक्ति को या कोई 2 स्तंभ को आपस में परिवर्तित कर दीजिए। जैसे परिवर्तित करेंगे ये डेल्टा तो रहेगा नहीं, डेल्टा बदल जाएगा। अरे भाई नया नाम पड़ेगा ना, जब भी छेड़खानी करने के बाद जो नई चीज़ें बनता है तो उसका नाम भी नया हो जाना चाहिए। तो चलिए वैसा हम करेंगे। क्या करें, किसको परिवर्तन करें?
ये है मेरा R1, ये R2, R3, ऐसा है ना। किसी दो को परिवर्तन करना है, किसको करना चाहोगे? तो अब लिखेंगे, अब R1 और R3 का इंटरचेंज चाहोगे आप, समझे ना। अब R1 अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हम लोग। R1 और R3 का इंटरचेंज हम करना चाहेंगे। जैसे R1 R3 का इंटरचेंज करेंगे, आप भी हो जाएगा, सारनी जाएगा बदल। तो बताइए R1 R3 को, मतलब R2 में कोई बदलाव नहीं आएगा, 5 6 और 7, R2 में कोई बदलाव नहीं आएगा, R3 चला जाएगा ऊपर, 2 3 4 नीचे, मतलब ये सारनी गई बदल। तो इसका नाम डेल्टा था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 रख लेते। सही बात है, डेल्टा डैश नाम नहीं रखेंगे, डैश का मतलब होता है सबको परिवर्तन, इसलिए इसको डेल्टा 1 कर लेते। सर ऐसे में तो डिफरेंस है, डेल्टा डैश को ऊपर लिखते हैं इसका नीचे। हाँ, मतलब डेल्टा 1 इसको करेंगे ना, कुछ भी नाम कर सकते हो, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, मतलब ये डेल्टा है जिसका मान 30 निकला है ना। उस डेल्टा में थोड़ी सी परिवर्तन किए हैं, जो डेल्टा 1 बन गया। अब हम देखेंगे डेल्टा 1 का मान क्या होता है। आइए, डेल्टा 1 का मान क्या होता है, ये मेरा ये R1 R2 और R3। अब आप इसका प्रसारण कर सकते। अब जिसमें 0 R1 के अनुदिश डॉट डॉट कर दिए, R1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो डेल्टा 1 का मान निकालते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। 8 6 चक्के 24 माइनस 9 20 माइनस 14 और एक 0 है ना। ये डेल्टा 1 का मान हम देखते हैं 8, और ये कितना हो जाएगा, एक के बार बताओ तो। 24 में से 21 गया 3, 8 3 24 माइनस 20 में से गया 14, कहता 16 बचा। मतलब डेल्टा 1 का वैल्यूशन मुझे -30 निकला ना, 24 में से 54 गया तो -30 ना। अब देखिए डेल्टा का मान मुझे निकला है 30 और डेल्टा डैश का मान निकला है -30, डेल्टा 1 का मान निकला है -30। क्लियर है। अब यहाँ से फिर भी एक कॉन्सेप्ट बन जाती है। अगर किसी सारणी का कॉन्सेप्ट सुनो, ये लिखना पड़ेगा। अगर किसी सारणी का, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी सारणी का कोई दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। फुल स्टॉप। अगर किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को हम परस्पर परिवर्तित कर दे तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। एक बार और, अगर किसी सारणी के किसी भी दो पंक्ति को या किसी भी दो स्तंभ को हम परस्पर बदलते हैं तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। मतलब पहले वाला का अगर आंसर 100 निकलेगा तो बाद वाले का -100, पहले वाले का अगर -100 निकलेगा तो बाद वाले का +100 निकलेगा। समझ गए ना। मतलब ये भी एक गुणधर्म है। मतलब अगर कभी आपको प्रश्न में दो पंक्ति को चेंज करने का मन हो तो कर लो, लेकिन इसका एक कीमत क्या है, माइनस लगा देना। जैसे 3 क्रॉस 3 का जब आप व्यू का इन्वर्स निकालते थे तो दो पंक्ति स्तंभ को बदलते थे। क्यों बदलते थे, 0 और का स्थान सही नहीं हुआ करता था तो हम परस्पर बदलते थे, तो वहाँ पे बदल के छोड़ देते थे। वहाँ पे बस बदल दो, कुछ नहीं, क्योंकि इधर बदलते थे तो उधर भी बदलना पड़ता था, क्योंकि LHS RHS दोनों तरफ था ना। तो इधर भी बदलते थे तो उधर भी बदलते थे, याद है ना आप लोग को। तो इधर जो परिवर्तन हुआ उधर भी परिवर्तन होगा, बराबर हो गया LHS बराबर RHS। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स में कोई एक के साइड होगा, RHS में कुछ होगा ही नहीं। सुनिएगा ध्यान से, जब आप डिटर्मिनेंट्स का सवाल बनाएंगे तो सिर्फ LHS होगा, RHS में कुछ नहीं होगा। समझ गए। तो आप जब कोई छेड़छाड़ करोगे तो ऐसा छेड़छाड़ करना ताकि सवाल में कोई परिवर्तन न हो। क्या हम इस प्रकार का छेड़छाड़ करने सवाल में परिवर्तन होती है? क्या इस प्रकार का छेड़छाड़ करने से सवाल में परिवर्तन होती है? क्या दो पंक्तियों को बदलने से सवाल में परिवर्तन होता है? हाँ होता है यार, चिन्ह बदल जाता है, बोलो ना, परिवर्तन होता है। तो जब भी हम आपको मन करेगा सवाल बनाते समय R1 R3 को बदलिए तो आप बदल दोगे, लेकिन क्या करोगे, बदलने के साथ साथ माइनस लगा देना अपना मन से। चिन्ह मतलब वही माइनस लगा देना, माइनस लगाने को ना चिन्ह परिवर्तन करना कहते हैं। अरे भाई, चिन्ह परिवर्तन करने के मतलब माइनस लगाना, क्योंकि अगर मेरा प्रश्न -2 है तो चिन्ह परिवर्तन मतलब -2 लगाएंगे तब तो +2 होगा ना। अब प्लस है तो माइनस लगा कर बोले, चिन्ह परिवर्तन करने का मतलब होता है माइनस लगा देना। समझ गए। सीधे बोलेंगे चिन्ह परिवर्तन का मतलब माइनस लगा देना।
तो जब भी दो पंक्ति को बदलने का मन करे बदल देना, लेकिन इसके लिए आपको प्रश्न में माइनस लगा देना अपना मन से, गुणधर्म से। समझ गए? बड़ी आराम से सुनिए सवाल को, बोरिंग होगा, इस सब चीज़ का इस्तेमाल होगा सवाल में। गुणधर्म 2 क्लियर है? अगर किसी सारणी का दो पंक्ति को बदलना है तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर? यस सर। आइए बढ़िया से देख लिए। चलो ठीक है, प्लस माइनस में आपको इसे भी लिख लेना चाहिए, समझ गए ना? इसे भी लिख लो आप। उसके बाद हम देखते हैं अगला चीज़ है, तीसरा गुणधर्म को देखते हैं हम लोग। सभी लड़के के ध्यान यहाँ होना चाहिए। तीसरा गुणधर्म ऐसा है, सुनिएगा। एक हम सारणी लेते हैं। सबसे पहले तो सारा तक खेल सारणी के का ना होगा, प्रश्न में सारणी के देगा। चलो एक सारणी के लिए, सारणी को गौर से देखिएगा। ये मेरा R1 है, R2 है और R3 है। R1 है, R2 है और R3 है। ठीक है? आप गौर से देखिए, मेरा एक सारणिक, ये मेरा सारणिक है। आप इसका प्रसरण करें, इसका प्रसरण करें, जाहिर सी बात है प्रसरण करें। किसके अनुदिश प्रसरण करोगे? कोई जीरो नहीं है तो हमको R1 के अनुदिश प्रसरण करने पे भाषा लिख दिए। ये डॉट डॉट करिए, मतलब समझ गया ना? R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर अब मुझे डेल्टा का मान याद करना है। 4 ऐसे ढकेंगे, 6 माइनस एक के बार -5, 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 अब प्लस 6। चिन्ह पता है ना, माइनस बीच वाला होता है, देख रहे ना? प्लस माइनस प्लस चिन्ह दे रहे हैं ना, चिन्ह देना समझ रहे हो ना? इसका प्लस दिए, 20 वाला का माइनस। अब बताइए 6 वाले ना, इसको ना 5 दूनी 10 माइनस 4। अब ये डेल्टा का मान थोड़ा बता लो। 6 में से 5 गया, बच गया आपको -9, 9 चौके -36 और ये तो आपका 0 बच जाएगा और ये बच जाएगा +36 ना, है ना? बराबर 0। मतलब आपको डेल्टा का वैल्यूएशन क्या दिख रहा है? 0। क्लियर है? अब जो है ना, ये भी एक गुणधर्म हो गई। गुणधर्म कुछ ऐसा है, देखिए ये गुणधर्म हो गई, बहुत तगड़ा गुणधर्म है ये बिल्कुल मस्त गुणधर्म, खूब यूज होगा इसका। गुणधर्म का नाम कुछ ऐसा होगा, ऐसे बोलोगे भाषा में। अगर किसी सारणिक का कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ समान हो जाए तो सीधे समझ जाना सारणी का मान 0 हो जाएगा। निकालने की ज़रूरत नहीं, अभी तो निकाल कर चेक ना करना पड़ा। यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है जो R1 और R3 समान है, R1 R3 बराबर है? तो जब किसी सारणी का कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर अवयव दिख जाए तो सीधे वहाँ पे 0 लिख लेना गुणधर्म की मदद से। प्रसरण करने की क्या खूब पूछते, ऑब्जेक्टिव ऐसे रिलेटेड सवाल तो भर भर के मिलेगा, है ना? अगर किसी भी सवाल में RHS में 0 होगा, अगर सवाल LHS RHS सिद्ध करने वाला सवाल होगा और RHS में 0 होगा तो समझ जाओ यही गुणधर्म अप्लाई होगा। अगर किसी सवाल का RHS में 0 होगा तो सीधे समझ आना, अरे भाई एकदम चिल में पढ़ेंगे हम लोग। जबकि अभी अगला चैप्टर पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी को लोचा होती है ना? लेकिन हम लोग बड़ी आराम से पढ़ेंगे, चिल मारेंगे। इस बार चिल करोगे तो गुणधर्म याद हो गई। तीसरा गुणधर्म क्या है? अगर किसी सारणी का कोई दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो तो सारणी का मान सीधे 0 कह दोगे। ठीक है? ये गुणधर्म नंबर 3 रहा है, कोई लोचा नहीं। थोड़ा सा गुणधर्म नंबर 4 को देख लेते हैं। अरे भाई गुणधर्म नंबर 4 को देख लेते हैं। आइए गुणधर्म नंबर 4 को देखेंगे। गुणधर्म नंबर बिल्कुल गुणधर्म नंबर 4 को देखेंगे। एक सारणिक लेते हैं हम, 0 2 0 1 5 7 0 -9 3। क्या हम एक सारणिक लिए? कोई लोचा नहीं, बिल्कुल हम एक सारणिक लिए और इसका हम मान चाहेंगे। पहले इसका प्रसरण कर लो। R1 के अनुदिश करोगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर डॉट डॉट हम कर लिए, आप लोग लिख लेना। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर ये तो 0 ही होगा, -2। अरे भाई 3 -0 यहाँ पे चल रहा है कोई मारपीट? क्या मारपीट चल रहा? चुट्टा पूरा जोशीला अंदाज में
मारपीट चल रही, रिलैक्स होकर आराम से काम करनी पड़ेगी क्या? -6 आएगा। तो वही चीज़ है, कितना आएगा? अब अगर हम इसका प्रसरण करें तो मुझे -6 दिख रहा है ना, मतलब इसका हम प्रसरण किए, आंसर निकला मुझे -6। सिल क्लियर है? बढ़िया बढ़िया। अब आप क्या करिए, ये तो डेल्टा का मान निकला, अपना मन से लिए थे, सवाल में अपना मन से देगा, ये तो अपना मन से हम ले रही है, सवाल अपना मन से देगा। अब आप क्या करें, अब आप क्या करेंगे, अब आप करें इस डेल्टा में, इस आव्यूह में, सॉरी इस सारणिक में, इस सारणिक के किसी भी एक पंक्ति में, हम इस सारणिक नहीं कहेंगे, हम सारणिक नहीं कहेंगे, सारणिक के कोई एक पंक्ति में या कोई एक स्तंभ में, 6 आइटम होता है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, थोड़ा समझना पड़ेगा, इसका छेड़छाड़ बहुत ज़रूरी पड़ेगा आपको सवाल में, इसका छेड़छाड़, और विद्यार्थी इसका छेड़छाड़ करने में ना हिचकिचाता है। सर दोनों में रिलेटेड है नहीं, दोनों में ना 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 ना, बिल्कुल कोई रिलेटेड नहीं है। कॉमन लेने के लिए नहीं करते। अरे भाई कॉमन इसका विपरीत प्रक्रिया है, पहले गुना करना सीखिए ना, गुना करना और कॉमन लेना एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया, जैसे LHS बराबर RHS होता है ना, तो गुना करना कॉमन लेना एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, गुना करना सीख जाओगे तो कॉमन लेना सीख जाओगे, दोनों विपरीत प्रक्रिया था। तो इसको जो अप्लाई, ये जो गुणधर्म होता है ना, विद्यार्थी इस गुणधर्म को अप्लाई करने में हिचकिचाता है ना, और जिस गुणधर्म का इस्तेमाल करने में हिचकिचाता है मतलब दिक्कत हो जाता है। जैसे आप लोग काटने में नहीं हिचकिचाते हो, जब ऊपर नीचे दूध दिख रहा है फट से काट दो, आंसर लिख दो, लेकिन जब गुना करना होता है हिचकिचाता है, दिमाग लोड नहीं लेता, आज गुनो भी कर सकते हैं, नहीं समझ रहे सवाल में। और अगर टीचर का भी गुना कर दे तो मुंह खराब, चेहरा बिचक जाता है ना, सर क्या कर रहे हो, अपना मन से गुना कर दिया, हमको कैसे पता गुना करेंगे। तो हम इस चीज़ों पे लोड डालना चाहेंगे, इसलिए लोड देते हैं। ये गुणधर्म का इस्तेमाल करने में विद्यार्थी हिचकिचाता है, लेकिन आइए हम उसको लपेटते हैं। तो आप क्या करिए, इसमें ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो आप किसी भी एक पंक्ति में या स्तंभ में, हम बार बार स्तंभ का नाम ले रहे हैं, किसी भी पंक्ति में या स्तंभ में कोई एक में किसी भी अचर, जो आपकी मर्जी है सब, यहाँ तो आपकी मर्जी कह रहे हैं, लेकिन प्रश्न में प्रश्न की मर्जी चलेगा, कोई अचर जो आपका मन है उससे गुना कर लो, लेकिन किसी एक पंक्ति में, R1 में कर सकते हो, R2 में कर सकते हो, R3 में कर सकते हो, या C1 में, C2 में या C3 में कर सकते हैं। कोई एक पंक्ति में कोई भी अचर से गुना करो जो आपकी मर्जी है। हम किस में गुना करें आप बताओगे, अपना मर्जी से। आप मेरा मन किया हम R1 में करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, और R1 में गुण प्रक्रिया, और R1 में गुना करते हैं 3 से, कोई भी अचर बोल रहे हैं, कोई अचर आपको बोल रहे थे, तो मेरा मन किया हम R1 में ही 3 से गुना कर लेंगे। लिखने का तरीका ये होता है ना, लिखने का तरीका तो ये होता है ना, इसका क्या मतलब है, R1 पे संक्रिया होगा, मतलब R1 में ही 3 से गुना करके R1 पर लिख देंगे, मतलब गुना किस में होगा, R1 में 3 से गुना होगा, लेकिन गुना होने का R1 पर ही नहीं लिखा जाएगा, इसी को कहते हैं R1 चेंज, R1 में ही 3 से गुना, मतलब R1 जो है 3 का गुणनफल बन जाएगा, कोई दिक्कत ना आए। जैसे ऐसा होगा तो मेरा जो ये डेल्टा है वो बदल जाएगा। तो मान लेते हैं मेरा डेल्टा जो है ये डेल्टा 1 बन गया, अरे भाई सारणिक तो बदलेगा ना, तो डेल्टा 1 हो गया। चलिए R1 में 3 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 0 6 0 1 5 7, ये मेरा जो डेल्टा है वो डेल्टा बदल करके डेल्टा 1 हो गया, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। हमेशा R1 R2 लेते हैं, C1 C2 नहीं लेते। वो आपको हम बार बार करें ना, या अगला आप प्रश्न वही ले लेंगे, आप ले सकते हो, लेकिन हम तो भाई कोई एक ही लेंगे ना। अब हम हर बार बदलना नहीं चाहते आपके लिए, है ना, ताकि आपको बार बार बदलाव में दिक्कत ना हो, लेकिन हम या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप ले सकते हो, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न में ऐसा होगा, प्रश्न में बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रश्न में तो हमको अपने हिसाब से नहीं, प्रश्न के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना, इसलिए हम बार बार या का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम ये डेल्टा 1 का मान निकालते हैं। तो अब जो आप डेल्टा 1 का मान निकालोगे तो प्रसरण करोगे सेम टू सेम, है ना, किसके अनुदिश प्रसरण करोगे, R1, मतलब अब R1 के अनुदिश जो है हम प्रसरण करेंगे और डेल्टा 1 का मान निकालेंगे। चलिए मान निकालते हैं, 0 -6, -6 माइनस का चिन्ह होता है, 3 - 0, और ये भी 0 हो गया हो, तो डेल्टा 1 का मान बताओ कितना हो जाएगा, -18। इधर का मान कितना निकला था भाई, -6, और इसका मान कितना निकला है, -18। इसका मान निकला है -6, उसका मान निकला -18। यहाँ से भी एक फार्मूला बन जाता है,
यहाँ से भी एक फार्मूला बन जाता है। ये जो मेरा डेल्टा 1 होगा वो डेल्टा का 3 गुना होगा ना, हो नहीं होगा? यहाँ से एक गुणधर्म बनती है, फार्मूला बनती है। अगर किसी सारणिक के किसी भी एक पंक्ति में या एक स्तंभ में कोई भी अचर से गुना करते हैं तो उस टोटल सारणिक के मान में उसी अचर से गुना हो जाता है। मतलब अगर किसी सारणिक के किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में अगर कोई कांस्टेंट से आप गुना किए तो सारणिक पे क्या प्रभाव पड़ता है, यही ना मतलब है। तो सारणिक का मान जितना पहले था ना वो भी उतना गुणित हो जाता है। अगर आप 10 से मान गुना करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा परस, मतलब सवाल में बदलाव आ जाएगा, नहीं बदलाव आ जाएगा। मतलब अगर किसी सारणी के किसी भी एक पंक्ति में हमको कोई चीज़ से गुना करने का मन करे, जैसे कि अवयव चैप्टर में एक बनाने के लिए आप गुना नहीं करते थे तो वहाँ पे गुना कर देते थे और कुछ नहीं करते थे, याद है ना। लेकिन एलएचएस में गुना करते थे तो आरएचएस में भी गुना करते थे, है ना। लेकिन गुना करने से प्रश्न में प्रभाव पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। अगर 3 से गुना कर रहे थे तो मेरा सवाल 3 गुना हो जाता, 5 से गुना करे तो 5 गुना हो जाएगा। लेकिन रूल क्या होती है, सवाल के साथ छेड़छाड़ करे कि सवाल में कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन यहाँ परिवर्तन हो रही है, नहीं हो रही है? क्योंकि अगर किसी पंक्ति में कोई भी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो मेरा जो प्रश्न था वो भी 3 गुना हो जाएगा। सवाल को एक बार बोलते हैं, अगर किसी सारणी के किसी भी एक पंक्ति में कोई कांस्टेंट से गुना करने पर पूरे सारणी का मान भी उसी कांस्टेंट से गुना हो जाता है, मतलब मेरा प्रश्न भी वह इतना गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी सवाल में मुझे कभी किसी पंक्ति में कोई चीज़ से गुना करने का मन करे तो हम गुना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा भाग भी देना पड़ेगा उतना से। जैसे मेरा एक सारणिक है, मेरा मन करेगा R3 में हम 5 से गुना करें, क्यों? क्योंकि 5 से गुना करने की ज़रूरत है। तो 5 से गुना करके छोड़ दीजिएगा, जैसे सारणिक में छोड़ देते थे, छोड़ दीजिएगा। 5 से गुना कर देना लेकिन 1/5 लिख देना। ध्यान से देखिएगा, जब भी प्रश्न में अगर किसी पंक्ति में 5 से गुना करने का मन करे या 4 से गुना, कोई भी अंक से गुना करने वाले तो गुना कर लो, लेकिन क्या गुना करके छोड़ दीजिएगा अवयव के जैसा, क्योंकि अवयव में एलएचएस में करते थे तो आरएचएस में भी करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 5 से गुना करेंगे किसी पंक्ति में तो समझ जाना आज मेरा प्रश्न 5 गुना हो जाएगा। तो इसको लाइन पे लाने के लिए 1/5 करना पड़ेगा, तब ना कट करके पहले जैसा होगा। इस चीज़ों को ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया चीज़ होता है। मतलब प्रश्न में तुरंत आपको नज़र खोल के रखना पड़ेगा किस पंक्ति में किससे गुना करने से मेरा सवाल बनेगा। अगर आपको लगेगा R2 में 3 से गुना करने की ज़रूरत है तो फट से 3 से गुना कर लो, लेकिन इसका कीमत क्या है, 1/3 आगे में लिखना पड़ेगा। अगर किसी भी पंक्ति में 5/3 से गुना करना है तो आगे में 3/5 रखना पड़ेगा। समझ गए ना मेरी बातों को? अगर R3 में आपको T से गुना करना है तो T से गुना कर लो, लेकिन बाहर में 1/T लिखना पड़ेगा, तब ना कट जाकर पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में बदलाव होती है। तो ये छेड़खानी करना तैयार रखिएगा, बढ़िया गुणधर्म है। तो ये गुणधर्म नंबर कितना है? 4। कोई प्रॉब्लम्स? अभी तक सिर्फ हम ये बोल रहे हैं, अभी तक सिर्फ हम बोल रहे हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे मज़ा आ जाएगा आप लोग को। ये गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म क्लियर हो गया। किसी पंक्ति में अगर कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं तो उसका मान भी उसी कांस्टेंट से गुना हो जाता है। तो इसको पहले जैसा करने के लिए भाग भी देना पड़ेगा सवाल के साथ, कोई दिक्कत? और हाँ ध्यान रखिएगा, अगर हम गुना कर सकते तो कॉमन भी ले सकते हैं, उसको पहले जैसा करने के लिए भाग देना पड़ेगा, इसीलिए ना भाग दिए, पहले जैसा करने के लिए भाग। देख रहे ना, इसको अगर 3 से गुना किया 3 गुना ना हो गया, तब ना भाग देंगे तब पहले जैसा बराबर। जैसे इसको मुझे पहले जैसा करने के लिए 1/3 करेंगे तब ना कट के बराबर होगा। तो मुद्दा समझ गए, ये गुणधर्म नंबर 4 है। कोई प्रॉब्लम्स? चलिए बढ़िया है, तो इसे भी आपको नोट कर लेना चाहिए, गुणधर्म नंबर 4। एक आखिरी 5वां गुणधर्म देखते हैं, बड़ी रिलैक्स होकर चिल मारिए, चिल मारो। आई गुणधर्म को देख ही लेते हैं। मान ये मेरा एक है डिटर्मिनेंट्स, चलो इसको हम कुछ ऐसे लेते हैं, A + B, C + D, M + N, P Q R R S P। क्या आपको यह एक सारणिक दिख रहा है? सारणिक है, लेकिन ये मेरा पहला अवयव है, ये है पहला स्तंभ, है ना, है ना। तो ये जो सारणिक आपको दिख रहा है, पता है ये सारणिक कैसा है? इसको भाषा में कुछ ऐसा बोलेंगे, कोई एक पंक्ति जो है ना, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ, इसमें तो स्तंभ है ना, इसमें जो स्तंभ है, देखिए ये स्तंभ है और ये जो है आपका तीनों पंक्ति है। तो आपका जो ये स्तंभ है वो 2 अवयव के योगफल के रूप में है।
ये पहला स्तंभ है ना, ये देखिए स्तंभ को देखिए, ये सब सुंदर सुंदर है, लेकिन ये जो स्तंभ है वो कैसा है? दो अवयव के योग के रूप में है। अंतर में भी हो सकता है, जैसे ये पे पहला स्तंभ ना इस फॉर्म में है, दूसरा स्तंभ भी हो सकता है, तीसरा स्तंभ भी हो सकता है, पहला पंक्ति भी हो सकता है, दूसरा पंक्ति भी हो सकता है, तीसरा पंक्ति भी हो सकता है, मतलब 6 पार्ट में से कोई भी इस रूप में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी जो आपको पहला स्तंभ दिख रहा है वो दो अवयव के योग के रूप में दिख रहा है ना, प्रश्न को थोड़ा समझिए। तो ऐसा पहला स्तंभ ऐसा दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, पहला पंक्ति दूसरा या तीसरा कोई भी हो सकता है। तो जब भी आपका प्रश्न ऐसा दिखे, कोई पंक्ति या कोई स्तंभ दो अवयव के योग के रूप में दिखे, तो आप क्या कर सकते हो? सवाल के साथ छेड़छाड़ को इस प्रकार के कर सकते हो। ए सी एम बी डी एन और आप लिख लो पी क्यू आर आर एस पी पी क्यू आर आर एस। क्लियर है? मतलब इसको क्या बोलेंगे भाषा में? देखिए रहे, ये दोनों सेम नहीं हो गया हो? नहीं, दोनों सेम हो गया। ये दोनों सेम कुछ सेम नहीं उतरा है। इसको क्या बोलेंगे भाषा में? भाषा में कुछ ऐसा बोलेंगे, अगर किसी सारणिक का कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ दो अवयवों के जोड़ के रूप में हो, तो हम उसको दो सारणिक के जोड़ के रूप में कर सकते हैं। मतलब वो एक सारणिक को हम दो सारणिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर किसी सारणिक का कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ दो अवयव के जोड़ के रूप में हो, तो हम उसको दो सारणिक के जोड़ के रूप में बना सकते हैं। समझ गए ना? मतलब पी क्यू आर आर एस पी दोनों में सेम उतर जाएगा जब कहते हो, लेकिन ए सी एम एगो में चला जाएगा, बी डी एन एगो दूसरा में चला जाएगा, दोनों के बीच में प्लस लग जाएगी। कोई हाँ, कोई वही में से एक नेगेटिव में हुआ था, तो दोनों सेम होना चाहिए, समझे? अगर नेगेटिव है तो टोटल नेगेटिव ही होगा, तब हम बीच में माइनस लगाएंगे। प्लस है तो टोटल प्लस होगा, तब बीच में माइनस लगाएंगे। समझ रहे हैं ना? और अगर ऐसा नहीं होगा तो नई नियम कानून है ना। सवाल कैसे गलत है भाई? उसके लिए अलग जुगाड़। हे भगवान, आप लोग कैसा समझ रहे हैं? ढेर सारा गुणधर्म क्यों दिया जाता है? जिस पे जो अप्लाई हो अप्लाई करो, अगर इस पे जो अप्लाई नहीं करा तो मत घींच कर लाओ उसमें। अलग अलग सवाल के अलग अलग देखिए रूल से होती है, अलग अलग हथियार बनाया गया अलग अलग प्रकार के वस्तु को काटने के लिए। अब सब वस्तु को आप एक ही हथियार से रगड़ना चाहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो नहीं, अब साइंस पढ़ रहे हो, आप बकवास वाला क्वेश्चन करिएगा। या तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न होगा डायरेक्ट फार्मूला पर सूटेबल दिख जाएगा आपको, जिसको इजी प्रश्न कहते हैं, एकदम फार्मूला पर ही दिखेगा। और एक दूसरा प्रकार का प्रश्न होता है जो फार्मूला पर नहीं दिखेगा, आपको फार्मूला पे लाना पड़ेगा उसको, है ना। आपके दिमाग में बहुत सारा फार्मूला होना चाहिए और प्रश्न आपको दे देगा। आपको पहले सोचना पड़ेगा गौर से, जो ये जो प्रश्न है किस फार्मूला पर डायरेक्ट बैठ रखा है। अगर ये किसी न किसी फार्मूला पर डायरेक्ट बैठ रहा है तो इजी सवाल है, और कुछ ऐसा प्रश्न होता है डायरेक्ट फार्मूला पे नहीं बैठता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तनी छेड़छाड़ करके उसको फार्मूला पे बैठाना पड़ेगा। समझ गया ना? और फार्मूला पे बैठाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस फार्मूला पे बैठ सकता है। यही तो साइंस है ना, ये तो अनुमान है। अब अरे यार इस पे नहीं बैठा हो तो ट्राई करते, ये तो अनुमान है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका अनुमान सत्य साबित होने लगेगा। अनुमान जब आप नवसिखिया हो, कम अनुभव वाले लोग हैं, तो आपका अनुमान गलत होगा। लेकिन जैसे आप अनुभवी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपका अनुमान सत्य होने लगेगा, है ना। यही ना कंडीशंस होती है। तो आप प्रैक्टिस करें जिसके कारण आपका अनुमान सही हो जाएगा। अभी जब आप लोग सोशल मीडिया पे जादूगर देखते होंगे, जादूगर सुहानी, है ना, चल वो सब प्रैक्टिस बचपन 20-20 साल। अगर कोई स्टेज पर कोई मैजिक ट्रिक दिखाना होता है, जिसको जादू हम लोग कहते हैं, तो उसको जादू वर्ड दुनिया में नहीं होता है, उसको मैजिक ट्रिक कहते हैं, हाथों का सफाई होता है। तो एक ट्रिक को स्टेज पर दिखाने से पहले 10-10 साल प्रैक्टिस करता है लोग। तो अगर कोई स्टेज पे एक मैजिक ट्रिक दिखाना होता है तो उसके लिए 10 साल तक प्रैक्टिस करता है, ताकि लोगों की आंख झपक में ही ना लोग पकड़ ना पाए। तो ये सब मैजिक ट्रिक होता है, सब कुछ प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका लक्ष्य एकदम। तो सवाल को देखेंगे तो फल्ला, और जो सब लड़का प्रैक्टिस नहीं करता ना, वो सोचते रह जाता है, दिमाग स्लो हो जाता है। फास्ट करने के लिए प्रैक्टिस। मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं,
जो 5 साल से मोटरसाइकिल चला रहा है उसको देखिएगा, उसको ध्यान कहीं और है, तो गियर तोड़ के पटार चलेगा। और जो नया मोटरसाइकिल होगा ना, गियर तोड़ निकले, कभी गोर पर देखेगा तो हाथ पर नहीं देखेगा। जब नई साइकिल चलाना सीखते हैं तो विद्यार्थी पहले पाइडल देख रहा है, हम लोग कहते हैं आगे देखता है तो पाइडल मारना बंद कर देता है। मतलब कोई के काम हो पता है। बच्चा जब साइकिल सीखता है, हम लोग सीखते हैं नहीं कहते, पहले कहते थे आगे देखो, और जब आगे देखते थे नहीं पाइडल देखेंगे, अब कहते थे आगे देखो, जब आगे देखे तो पाइडल रोक दिए, अब गिर गए। समझ, मतलब कुल मिलाकर दिमाग के बीच सेटिंग ही नहीं हो पाता था, है ना। मैथ्स वही प्रैक्टिस, ध्यान रखें, आई पढ़ते प्रैक्टिस। तो कंडीशन क्लियर है। अगर किसी सारणी का कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ दो अवयव के जोड़ के रूप में हो या घटाव के रूप में हो, तो हम उसको दो सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए ना कैसे तोड़ना होता है, ऐसा तोड़ेंगे। सर फिर अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो वो नहीं आएगा। बिल्कुल, देखिए अगर आप इसका प्रसारण करेंगे तो आपको एक आंसर निकलेगा, और इस दोनों का अलग अलग प्रसारण करके जोड़ेंगे तो वही आंसर निकलेगा जो इसका आंसर निकला है। समझ, इसको चेक करने के जुगाड़। जोड़ने पर ही नहीं होगा। अरे भाई, हम आपको उदाहरण समझो पहले गौर से। समझ गए। अगर आप इसको प्रसारण करेंगे तो आपको एक आंसर निकलेगा, उसको याद रख लेना, घेर लेना। अब इसका प्रसारण करोगे, इसका प्रसारण करोगे और दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि ये दो सारणिक न बन चुकी है, और जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको वही आएगा जो इसमें आ चुका है। इसको समझाने के लिए हम चर का इस्तेमाल किए, अंक का इस्तेमाल न किए, समझे ना। प्रश्न में चर का भी इस्तेमाल किया जाएगा सवाल के जरिए। क्यों चर का इस्तेमाल किए, सवाल देखना खाली चर का इस्तेमाल करेगा। अंक वाला तो सवाल बहुत ईजी होता है, जोड़ घटाव कर लोगे एकदम मजा, लेकिन ABCD दे देगा, वही दिमाग खराब हो जाती है। कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो ये रहा सवाल गुणधर्म नंबर 5। अरे भाई सुन लो यार, सर सवाल ही गलत है, वो मारेंगे नहीं कंटाप, सवाल गलती तुरंत कर देता है, अपना गिरेबान में चेक नहीं करेगा, सवाल गलती हो गया, प्लस माइनस को दे ले। कंटाप लग जाएगा। बेवकूफ लड़का। आओ छठा गुणधर्म देखते हैं। चल पहले पढ़ गई है छठा गुणधर्म। अरे छठा गुणधर्म ऐसा है, एक डेल्टा लेते हैं। अरे डेल्टा लेते हो यार, डेल्टा लो। अंतिम गुणधर्म है, देखिए लेंगे हम इसको। 0 2 5 0 1 3 5 7 9। क्या यह एक डेल्टा है? आप इसका प्रसारण कर लो बिंदास में। किसके अनुदेश प्रसारण करोगे? C1 का अनुदेश करते हैं, C1 के अनुदेश प्रसारण करते हैं। क्लियर है? डेल्टा निकालो यार। 0 0 को तो छोड़ ही देते हैं, 0 -0 और +5, यही ना। 6 -5 बताएंगे तो कितना होगा डेल्टा का मान? सही है, 5 आ गया। याद रखिएगा ये 5 आया है, ध्यान रखेंगे। अब ये डेल्टा का मान निकला है, 5 अपना मन से लिए, प्रश्न अपना मन से लेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे। अब ऐसा करेंगे जैसा हम मैट्रिक्स में किए थे। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। R1 में अब हम लिखेंगे, अब R1 पे संक्रिया करेंगे, या हम R2 R3 पे भी कर सकते हैं, और R1 में ही जोड़ेंगे R2 को, लेकिन 5 से गुना करने के बाद। क्या ऐसा संक्रिया पहली बार देखे हो क्या? ऐसा संक्रिया पहली बार देखे? इस संक्रिया का नाम बताओ भाषा में। किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ा या घटाया जा सकता है किसी भी अचर से, कांस्टेंट से गुना करने के बाद। पहली बार हम नहीं देखे। इस संक्रिया का इस्तेमाल हम लोग आप में करते थे जीरो बनाने के लिए। क्लियर है? संक्रिया फिर से बोलेंगे। किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ा या घटाया जा सकता है किसी भी कांस्टेंट से गुना करने के बाद। ऐसा आप करिए इस डेल्टा पर। ऐसा आप इस डेल्टा पर करेंगे तो जाहिर सी बात है डेल्टा 1 हो जाएगा, बदल जाएगी ना। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। R1 में ही बदलाव आएगा। तो R2 0 1 3 5 1 और 7, सही है? 5 7 और 9, सही है। और R1 में बदलाव होगा। R1 में R2 जोड़ेगा 5 गुना करके, तो 0 में इसको 5 गुना करके जोड़ेंगे, 0 ही नहीं रहेगा। 2 में जोड़ेंगे 1 को 5 गुना करके, तो आपको नहीं लग रहा है 7 हो जाएगा? नहीं समझ रहे हैं ना गुणधर्म? देख लो, R1 में जुटेगा R2, मतलब 2 में जुड़ेगा 1, लेकिन 5 गुना होने के बाद, तो 1 का 5 गुना होगा तो 5, 5 में 2 से जुड़ेगा 7, नहीं हो जाएगा? 5 में जुड़ेगा 3 का 5 गुना। समझ गए का? नहीं समझे? R1 में हम जोड़े हैं
R2 को लेकिन 5 गुना करने के बाद। तो इसको 5 गुना करके जोड़े, इसको 5 गुना करके जोड़े, इसको 5 गुना करके जोड़ दिए ना, अब यू बदल गया, अब यू बदल गया ना। अब जो अब यू बदल के डेल्टा 1 हो गया, बिल्कुल अब ये विपरीत हो गया। अब ये डेल्टा 1 का मान हमें चाहिए। किसी का अनुदिश प्रसरण कर लो, किसका अनुदिश? C1 के अनुदिश प्रसरण कर लेंगे हम। तो शुरू हो जाइए, 0 सीधे 5 पकड़ो ना, सीधे 5 पकड़ो, 5 पकड़ो, 7 या 21, 21 माइनस 20, डेल्टा 1 का मान कितना निकला? ये कितना निकला था? ये कितना निकला है? बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति में किसी भी दूसरी पंक्ति को जोड़ा या घटाया जा सके गुना वुना करने के बाद, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। खूब यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। देखिए, गणित एक पहेली है, गणित एक पहेली है, और जो गणित को बनाया वो इस उद्देश्य से बनाया कि हम इसको ना गणित को पूरा एक बुझौल जैसन बना के डाल देते हैं। अगर मेरे दिमाग वाला कोई लड़का होगा तो इसको फिर से वो बना देगा, हमारे चीज़ को एलिजेस कर दिए, फिर से कोई और चीज़ कर देगा। तो यही तो है बुझौल ना मैथ्स को। आइए सुन, तो इस गुणधर्म का यूज समझ गए। सुनिए, अगर किसी सारणी के किसी भी पंक्ति में, मतलब इसमें डेल्टा 1 और डेल्टा दोनों बराबर हो गया ना, मतलब ये ऐसा गुणधर्म है जो सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इसका बेधड़क का यूज कर सकते हो। छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जो 5 से गुना करो तो 5 से भाग करो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि सवाल के साथ जब हम ऐसा करते हैं तो सवाल में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये गुणधर्म आप यूज कर सकते हो। अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति में कोई चीज़ से दूसरा पंक्ति को जोड़ने उड़ने का मन हो, जोड़ लो, अब कुछ मत करना, जोड़ को छोड़ देना, क्योंकि सवाल में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, कोई दिक्कत। तो ये गुणधर्म नंबर है 6ठा। तो ये 6 गुणधर्म है जिसको आपको पढ़ना। हाँ, और एक गुणधर्म ये भी ध्यान रखिए कि ये गुणधर्म नहीं है। अगर टोटल पंक्ति 0 हो जाए तो उसका मान तो 0 हो ही जाएगा। तो 6 गुणधर्म है, मतलब ये गुणधर्म नहीं, 6 कॉन्सेप्ट है जो सवाल के साथ छेड़छाड़ करोगे। आप व्यू में 3 था ना, इसमें 6 कॉन्सेप्ट है, ये 6 गुणधर्म है सारणी का। इसको याद रखेंगे और कल से पूरा एक्सरसाइज बनेगी, समझ गए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो।